हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड। और आज हम लोग इस इशू पे थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि चाइना हमेशा कहता है ताइवान से कि तुम हमारे, ताइवान कहता है कि नहीं तुम हमारे नहीं। तो इन दोनों के ये जो अति प्रेम है इसका कारण देखेंगे, हिस्टोरिकल जो भी डेवलपमेंट्स हैं उन पे हम लोग एक नजर डालेंगे। उसके बाद जो रिसेंट जो इशू हुआ है, नैन्सी पेलोसी की विजिट से जो चाइना एकदम बौखला गया है, जिसने बिल्कुल जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू कर दी, लोगों को लगा रशिया यूक्रेन की तरह कहीं दोबारा यहाँ भी वॉर शुरू ना हो जाए। तो इन सारी चीजों पे हालांकि आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना हिस्ट्री पे नजर डालेंगे कि क्या हुआ भाई इतिहास में। ठीक है, यू कैन रीड अबाउट मी हेयर एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप नेम्ड सिंप्लीफाइड एग्जाम्स फर्दर अपडेट्स के लिए। तो लोकेशन देख लेते हैं, ये रहा ताइवान और ये रहा आपका मेनलैंड चाइना। ताइवान के नॉर्थ में है ईस्ट चाइना सी और साउथ में है साउथ चाइना सी। और ये आइलैंड्स की पूरी चेन है, एक ये ताइवान और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका फिलीपींस और ऊपर है जापान, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। अभी एक और मैप है उसमें भी हम लोग देख लेंगे। अब बेसिकली पैसिफिक ओशियन में जो इसकी एंट्री है चाइना की, उसको ये हिंडर भी करता है एक तरीके से देखा जाए तो। और ये जो चाइना स्ट्रेट है, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? STRAIT, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं उसको जो दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, जैसे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को कौन सा क्या कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है ये वाली। ठीक है, या फिर जो दो लैंड मासेस हैं इनको अलग कर रहा हो, नैरो पैसेज होता है। ठीक है, स्ट्रेट। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका रहा ताइवान स्ट्रेट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। छोटे मोटे और भी आइलैंड्स हैं इसमें। ठीक है, और इसके अलावा जो ताइवान की जो ज्योग्राफी है वो वेस्ट साइड में पूरी प्लेन है और ईस्ट साइड में जो है माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, अब हम देखते हैं चाइना और ताइवान का जो पूरा जो स्टोरी है इनकी, वो कहाँ से शुरू होती है। तो जल्दी से क्या करते हैं, हम लोग बैकग्राउंड पूरा समझ लेते हैं, डेवलपमेंट पूरा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे प्रेजेंट पे। ठीक है, और ये बात शुरू होती है 1683 से, शिन डायनेस्टी से। यूएस और ब्रिटिश एसेंट में इसको किंग डायनेस्टी भी बोलेंगे। पर मैंने जब एमए ईस्ट एशियन स्टडीज में जब एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरा स्पेशलाइजेशन था चाइनीज में। तो उसमें ना प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग होते हैं। तो जैसे इसको शिन डायनेस्टी है, तो जैसे मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को वो लोग बोलते हैं, दिल्ली को बोलेंगे तेली, है ना, तेली ताशुए करके, यूनिवर्सिटी को ताशुए। जैसे बीजिंग हम लोग बोलते हैं ना, तो वैसे वहां पे उसका नाम पेकिंग है, पीकिंग। तो ये इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने ताइवान का कंट्रोल ले लिया शिन डायनेस्टी ने। फिर 1885 में क्या हुआ, इन्होंने जो है उसको शिन एम्पायर का प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए 1885 में तो यहाँ पे तो वो क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है ना। फिर साइनो जापानीज वॉर होता है जिसमें शिन डायनेस्टी हार जाती है। ठीक है, अब ये ताइवान कहाँ चला गया? अभी शिन डायनेस्टी के पास था, अब चला गया जापान के पास। जापान के पास कब तक रहा है? 1945 तक। ठीक है, इसी बीच में 1911 और 12 के बीच में क्या है कि चाइना में जो रिवॉल्यूशनरी थे वो शिन एम्पायर को पूरा ओवरथ्रो कर देते हैं। ठीक है, पूरा ओवरथ्रो कर देते हैं और रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। ये काम कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है मेनलैंड चाइना में। ठीक है, और अभी जो है ताइवान में जो है क्या है, जापानी रूल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो मेनलैंड चाइना के जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर हैं चांग काई शेक, ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट और विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, इनसे मिलते हैं कायरो में। ठीक है, वहां पे इसका आउटकम होता है कायरो डिक्लेरेशन। कायरो डिक्लेरेशन क्या कहता है कि भैया फर्मोसा जो कि ताइवान है और ये पेस्काडोरेस जो आपका फिंगू आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे चाइना को दे दिए जाएं। किससे कह रहे हैं ये बात? ये बात कह रहे हैं जापान से। तो यानी कि ताइवान जो है वो अभी जो है जापान के हाथ में है, और मेनलैंड चाइना जो है आपका, उसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है चांग काई शेक की, ये देखिए ये नाम लिखा है, चियांग काई शेक। ठीक है, इसके कंट्रोल में मेनलैंड चाइना है। अब क्या होता है 1945 में जापान की हार के साथ में ये डिक्लेरेशन आता है, पॉट्सडैम डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि भैया ऐसा करो, कायरो डिक्लेरेशन को पूरा एग्जीक्यूट करो तुरंत तत्काल प्रभाव से। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि भाई जो है ताइवान मिल जाता है आरओसी को, यानी कि चाइना को मिल जाता है। तो यहां से इनका एक तरीके से यूनिफिकेशन हो जाता है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि मेनलैंड चाइना में है, उसके पास अब ताइवान भी है। ठीक है, फिर फरवरी 28 का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसमें जो ताइवान में जो है एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट होती है उसको बिल्कुल जो है मैसेकर कर दिया जाता है। 228 लोग लगभग जो इसमें मारे जाते हैं। तो इसको जो है फेब्रुअरी मैसेकर के नाम से फेमस है। तो ये बस जान लिया। अच्छा, अब क्या हुआ 1948 में मेनलैंड चाइना में फिर सिविल वॉर शुरू हो गया। मेनलैंड चाइना की बात हो रही है जो आरओसी के कंट्रोल में था। अब यहाँ पे माओ जेडोंग के जो लीड कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी, वो अब फाइट करती है। ठीक है, किससे फाइट करती है? रिपब्लिक ऑफ चाइना से। तो चांग काई शेक क्या करते हैं, यहां से भाग के यहां चले जाते हैं और फिर यहाँ पे पावर में आ जाते हैं माओ जेडोंग। ठीक है, इतनी सी बात है। अक्टूबर 1 1949 को जो माओ जेडोंग जो कि चेयरमैन है
सीसीपी के, वो भाई डिक्लेयर कर देते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एट तियाननमेन स्क्वायर। तियाननमेन स्क्वायर जो है बड़ा फेमस एक इंसिडेंट भी था। तो ये जो है, अच्छा इधर क्या होता है, अब देखिए मेनलैंड चाइना बना देता हूँ यहाँ पे, मेनलैंड चाइना। मेनलैंड चाइना में अब क्या आ गया है, अब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आ गया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले चांग काई शेक की रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है। अब ताइवान जो था वो तो आरओसी के ही पास था। तो जब ये यहाँ से पीआरसी जो है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, माओ जेडोंग जब ये सत्ता में आए, तो ये चांग काई शेक भाग के कहाँ चले गए, ताइवान। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पहुंच गए भाई, रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग जो है ताइवान पहुंच गए। 1.2 मिलियन पीपल भी लोग चाइना से आ गए, और सारे लीडर्स इनके चाइना में आ गए। अब मेनलैंड चाइना में है आपकी माओ जेडोंग की पार्टी, और ताइवान में है आपकी चांग काई शेक की पार्टी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1951 में सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी जापान के साथ में साइन होती है। 48 अलाइड नेशंस उसके बिहाफ पे जो है, यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे ट्रीटी साइन करते हैं। और आपका जो है ये अभी जो पूरी तरह से आरओसी के कंट्रोल में आ जाता है। जापान अपने सारे राइट्स इस पे रेनाउंस कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये ताइवान और यूएस की जो है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी वॉशिंगटन में साइन होती है। और उसके बाद जो है यही सब छोटे मोटे डेवलपमेंट है। चाइना की पोजीशन देखिए क्या है, अभी तो वही है ना, ताइवान तो अभी जो है आरओसी के हाथ में है, और इधर आपका जो मेनलैंड चाइना है वो आपका जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया है माओ जेडोंग के उसमें। तो अब चाइना की पोजीशन क्या थी कि चाइना हमेशा से ये बात कह रहा है, आज भी ये बात कह रहा है, हिस्ट्री को पॉइंट आउट करते हुए कि भाई ताइवान जो है वो चाइना का प्रोविंस है। पर जो ताइवानीज जो है वो ये बात कहते हैं कि भाई हिस्ट्री तुम देख लो, तो भाई जो है हम तो तुम्हारा पार्ट कभी थे ही नहीं। ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये कि चाइनीज स्टेट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द रिवॉल्यूशन 1911। ठीक है। तो जो आपकी पीआरसी है वो स्टैब्लिश हुई 1949 में, तो हम आपके कहां से हो गए। ये डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ कि भाई उन्होंने माओ जेडोंग वाली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो, उसको इन्होंने पूरी चाइना का जो है रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया। तो भाई चांग काई शेक का जो आरओसी था उसने यूनाइटेड नेशन छोड़ दिया। ठीक है। तो पूरा किसको रिप्रेजेंटेटिव मान लिया इन्होंने, इसको। और यहीं से इनकी आती है फिर जो वन चाइना पॉलिसी। ठीक है। तो ये कहते भी हैं कि भाई जो है वन चाइना पॉलिसी आपको माननी पड़ेगी, जिसमें हमारा ये सब कुछ आता है। ठीक है। आपके ये पूरा आपका जो ताइवान और ये आपका जो फेंगू आइलैंड्स वगैरह। ठीक है। फिर 1987 में मार्शल लॉ वगैरह लगता है, लेकिन जो है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो एकदम फुल स्पीड में चल रहा होता है ताइवान में। तो ताइवान में जो है डेमोक्रेटाइजेशन चल रहा है, आरओसी है, और इधर आपका जो है मेनलैंड चाइना में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये चल रहा है। ठीक है। ये डेवलपमेंट उतने काम के नहीं है, पर एक नजर डाल लीजिए, इससे समझ बन जाती है। 1996 में जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहां पे ताइवान में ये लोग कराते हैं। 2002 में ताइवान जो है डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर लेता है। 2009 में जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वगैरह इन सबको जो है मीटिंग्स अटेंड करता है। और 2013 में जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स वगैरह सिंगापुर और न्यूजीलैंड से करता है। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एक नजर डाल लीजिए कि अब डेवलपमेंट देखिए क्या हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, लगभग जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो चुके हैं। ठीक है, ताइवान में। अब देखिए 2020 तक आ गए हैं और इसमें कुछ नहीं हुआ है। 2015 में जो है ताइवान के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग की जो है टॉप लेवल पहली बार मीटिंग होती है। और उसके बाद डीपीपी के चेयरपर्सन भी मिलते हैं, और दोबारा से वहां इलेक्शन होते हैं ताइवान में 57% वोट के साथ में। तो मतलब कहने मतलब ये कि डेमोक्रेटाइजेशन वहां चल रहा है, और ये सिंपल से डेवलपमेंट है। देखिए 2021 से जो है कहानी थोड़ी सी अलग दिशा में जा रही है। ठीक है। 72nd एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट जो है ताइवान के जो है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उड़ा दिए। जिससे क्या हुआ, टेंशन हो गई। टेंशन क्यों हो जाती है, क्योंकि ताइवान जो है उसके अपने इंडिपेंडेंट टाइज भी हैं अदर कंट्रीज से। तो यूएस चाइना रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने लगता है। अच्छा, इंडिया के साथ में क्या हुआ, इंडिया देखिए जैसे वन चाइना पॉलिसी को इंडिया सब्सक्राइब करता है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो वन चाइना पॉलिसी को इंडिया सब्सक्राइब करता है, उसका मतलब ये हो गया कि ताइवान के साथ में वो कोई फॉर्मल रिलेशन अपने नहीं रख सकता। पर अब जब हमारी बॉर्डर टेंशंस और बढ़ती जा रही हैं, तो धीरे से अंडर द कारपेट हम भी थोड़ा सा जो है रिलेशनशिप बिल्डअप की तरफ हल्का सा जो है, समझ रहे हैं, टिट फॉर टैट टाइप। ठीक है। थोड़ी एम्बिगुअस रहती हैं चीजें, तो खुल के सामने नहीं आती हैं डिप्लोमेसी में, है ना। तो ये पूरी सिचुएशन 2021 की है।
अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेनलैंड चाइना और ये जो ताइवान स्टेट है जो यहाँ पे, ये अच्छा खासा शिपिंग रूट है, 30% इसका प्रोपोर्शन है पूरे ग्लोबल ट्रेड का, ठीक है। उसके बाद बहुत जियो थर्मल और नेचुरल गैस का जो है बड़ा रिजर्वायर है ताइवान के पास में। चाइना अगर इस पे कब्जा कर लेता है तो उसको एक तरीके से जो है नेचुरल मिलिट्री एडवांटेज भी मिलेगा, है ना। और ताइवान की एक जो बहुत बड़ी कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका मतलब वर्ल्ड मार्केट में आधे से ज्यादा शेयर है। तो मतलब जो भी लैपटॉप मोबाइल हम लोग भी यूज करते हैं उसमें जो सेमी कंडक्टर है ना, वो इसी कंपनी का बना हुआ आता है, ठीक है। और अगर आर्म्ड फोर्स का अगर आप कंपैरिजन करिएगा तो फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, यूएस के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्च करने वाला चाइना ही है। तो ये तो पूरी जो है पूरा का पूरा ताइवान जो है, बस ये कि थोड़ा रेजिस्ट कर पाएगा ये, और जब तक रेजिस्ट कर पाएगा तब तक यूएस और अदर कंट्रीज कूद जाएंगी। बस इतनी सी बात है, बाकी कहीं कोई मैच तो है ही नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना डिप्लोमेसी को समझिए कि यूएस जो है वो चाइना को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, इवन चाइना थ्रेट है उसके लिए। चाइना चाहे डॉलर के रिजर्व के मामले में हो, चाहे वर्ल्ड मार्केट में अपने चीप प्रोडक्ट्स को डंप करना हो, चाहे उसकी वन बेल्ट वन रोड की जो पॉलिसी हो, ठीक है। चाइना बिल्कुल एक तरीके से जो है पावरफुल बनता जा रहा है, डिफेंस पे खर्चा भी वो बहुत ज्यादा करता है, यूएस के बाद दूसरे नंबर पे चाइना ही है, ठीक है। तो यूएस के लिए ये ओवरऑल खतरा है। लेकिन अब यहाँ वो डिप्लोमेसी देखिए आप कि यूएस ऑफिशियली तो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर उसके उससे एक स्ट्रांग रिलेशनशिप मेंटेन करता है, उसको वेपन भी बेचता है, ठीक है। तो यूएस चाइना को बैलेंस तो करना चाहता है, पर यहां पे वो मेंटेन रखना चाहता है एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, ठीक है। अब नहीं तो आप बताइए, इतने हाईएस्ट ऑफिशियल की विजिट का क्या मतलब हुआ डायरेक्टली वहां पे ताइवान में, एकदम टेंशंस बढ़ गई, चीजें वैसी हो गई। और जो पेलोसी की जो विजिट थी उसको चाइना ने बोला ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। तो इस तरह से इनके रिलेशनशिप में एक नया लो आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, वो तो ताइवान को अपना ब्रेक अवे प्रोविंस मानता ही है। इसके बावजूद जो है 15 कंट्रीज लगभग जो है वो ताइवान को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं, ठीक है। लेकिन वो सारी की सारी स्मॉल आइलैंड नेशंस ही हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई। यूएस की पोजीशन आप देखिए बड़ी मजेदार है, वही वाली बात है कि वन चाइना पॉलिसी को यूएस मानता है, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी को मानने का मतलब हो गया कि भाई यहाँ पे ताइवान तो कहीं है ही नहीं, देयर इज नो ताइवान इन वन चाइना पॉलिसी एज ए सेपरेट एंटिटी, ठीक है। उसके बावजूद जो है ताइपाई के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश रखता है और उसको वेपन सेल करता है। तो ये जो है ये एम्बिग्यूटी बनी हुई है। ऊपर से ये भी कहता है जो कि ये पोजीशन तब तक है जब तक बीजिंग ताइवान पे इन्वेड नहीं करता, ठीक है। तब तक ये, पर ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है पेलोसी की विजिट से। तो मतलब वन चाइना पॉलिसी को तो हम तुम्हारी मानते हैं, पर ये तब तक मामला ठीक है जब तक जो है तुम ताइवान पे अटैक नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं, और ये मैं आप लोगों के लिए लिख के ले आया। मुझे ये अच्छा लगा कि भाई जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी वॉशिंगटन मेंटेन किया हुआ है वो भी डेलिबरेटली अनक्लियर है इस पे, राइट। तो Washington's policy of strategic ambiguity has meant the US has been deliberately unclear about whether or how it would defend Taiwan in the event of an attack. अनक्लियर है एकदम। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और हमें जरूर बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, और सिंप्लीफाइड एग्जाम्स टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप फर्दर अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कोई भी क्वेरी हो आपकी तो simplifiedशिवम@gmail.com पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।